हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने जो वीडियोस बनाया है आपके लिए कि आपके जो क्वेश्चन था, कमेंट्स बहुत बार आए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए फॉर सेमेस्टर एग्जाम। अभी तक हमने अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी के ऊपर लाइव सेशंस किए हैं जहां पे हमने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अभी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड, इन दोनों को अगर स्ट्रीम भी करें तो बहुत लंबा जाएगा। एंड स्ट्रीम में क्या होता है, कई सारी चीजें होती है। सो इसलिए ये वीडियो हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में सारे क्वेश्चंस दे एंड आपका स्टडी का जो टाइम होता है मतलब वो ज्यादा वेस्ट ना हो, आप ज्यादा वेटिंग पीरियड पे ना रहे, आप ये क्वेश्चंस रेफर करके स्टडी करना स्टार्ट करें। वीडियो को ध्यान से देखो। आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा। आई बिलीव अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस होते हैं एग्जाम पास करने के, क्रैक करने के, टॉपर आने के, डेफिनेटली कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम शुरू करते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट से। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट का जैसे आपको पता है यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स है इसमें, लगभग 16 यूनिट्स है। तो फर्स्ट यूनिट में से जो कि आपका इंट्रोडक्शन यूनिट है, तो उसमें हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल, ये इसको मैं स्टार कर देता हूं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो यूनिट 1 और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 1 एंड सेकेंड दोनों का मिला के एक ही सेमेस्टर एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी लेवल का है। इसमें मैक्सिमम आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट वहां पे ज्यादा है और जो सेकेंड पार्ट है वहां पे प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर प्रोसीजर रिलेटेड टॉपिक्स, चैप्टर्स वहां पे ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से बेस है, अच्छे से समझ लो। और उसमें पहले 4-5 यूनिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे जितने 6 क्वेश्चन हमने दिया है उसमें से हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल, दूसरा हेल्थ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसका मैस्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स बहुत बार पूछा गया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, ये क्वेश्चंस आते हैं। इंपैक्ट ऑफ इलनेस एंड फैमिली रोल्स में इलनेस का क्या इंपैक्ट हो सकता है। देन लोकस कंट्रोल मॉडल, ये आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके लिए पूछे जा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल के फंक्शंस, हॉस्पिटल के क्या 6-7-8 फंक्शंस है वो, एंड ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये 3 अलग क्वेश्चन है, सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन में एट अ टाइम हॉस्पिटल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कम बार पूछा गया है, रेयरली, बट हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन डेफिनेटली। उसके बाद लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको चाहे आपका मेडिकल सर्जिकल हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, पीडियाट्रिक हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। उसके बाद डिफाइन हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन आपको जो आपके 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वहां पर देखने को मिलेगा। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग टू द यूनिट नंबर 3, इसमें मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट के 16 यूनिट्स एंड सेकंड के भी 16 यूनिट्स, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, देन एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। अभी रोल्स ऑफ नर्स, ये जो नर्स का रोल जो है ना वो अच्छे से समझ लो कि नर्स के रोल क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिसीज कंडीशन, हर एक सिचुएशन को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पेशेंट इस प्रकार से डिसीज से सफर कर रहा है, तो उस वे में पेशेंट को अगर केयर करना है तो नर्स का क्या रोल रहेगा। टर्मिनली इल पेशेंट है, वहां पे नर्स का क्या रोल रहेगा। ओल्ड एज है, वहां पे क्या रहेगा। बर्न पेशेंट है, वहां पे रोल क्या रहेगा। तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं टीचर हूं, ये मेरा रोल है कि मैं टीचर हूं, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों को पढ़ाना, उनके डाउट्स क्लियर करना, उनके जो भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होने चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बच्चों को अच्छा सिखाना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली नर्स एक रोल है। जैसे कि अगर आईसीयू में जाते हैं तो आईसीयू नर्स होती है, आईसीयू नर्स इज द रोल, बट उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो उस पूरे वार्ड की, वहां के यूनिट की, जो भी मेडिसिन है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स, इन्वेंट्री, ये सब कुछ उस नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो रोल ऑफ नर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंस को समझे एंड उसी प्रकार से आंसर दे। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक करके फिर सब खिचड़ी हो जाती है। ठीक है, देन क्वालिटीज ऑफ नर्स, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, पूछा गया है।
स्कोप ऑफ नर्सिंग काफी बार पूछा गया है, नेचर एंड स्कोप नहीं, बट स्कोप ऑफ नर्सिंग काफी बार पूछा गया है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, इट विल हेल्प यू। देन कोड ऑफ इथिक्स, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, मतलब इंडियन कोड ऑफ इथिक्स एंड इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो कोड ऑफ इथिक्स दिए है, दोनों को अच्छे से समझे एंड एग्जाम में लिखे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे गए हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। यूनिट नंबर 4 जो कि कम्युनिकेशन वाला है, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस मोड्स पे हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज वगैरह, रिसीवर, डिकोडर वगैरह, ये एलिमेंट्स है। देन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये भी आप नोट डाउन कर लिए। देन उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा या बुरा, वो उसके लिए फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। फेजेस ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, इजी क्वेश्चन है, काफी बार आया है, काफी बार आया है। फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि इंट्रोडक्टरी फेज, लास्ट में टर्मिनल फेज, तो ऐसे 4 फेजेस है, राइट। तो या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आईपीआर का भी ध्यान दे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5th यूनिट में डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग वाला यूनिट है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या है यू शुड नो, रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग के पर्पसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल, डूज एंड डोंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो PORM वगैरह है वो, एंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के अलग अलग टाइप्स। अगर आप देखो ये बहुत प्रैक्टिकल है, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग, ये यूनिट बहुत प्रैक्टिकल है। ये डेली अगर आपने हॉस्पिटल में पोस्टिंग में आप जाते हो ना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार रिकॉर्ड क्या होता है। तो एक बार जस्ट ऑब्जर्व करिए, समझिए एंड दिमाग लगा के आप इसको स्टडी करें, एक ही बारी में ये पूरा यूनिट हो जाता है स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, यहाँ पे वाइटल साइंस वाला है। तो बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, फिर आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हर एक जगह आप बॉडी टेम्परेचर के जो साइट्स हो गए ना, हर फिर उसके बाद पल्स के साइट्स कहाँ पे है, आप रेस्पिरेशन कैसे चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, सबका सब इंफॉर्मेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दोस पर्टिकुलर वाइटल साइंस, और उसके जो भी पैरामीटर्स है, देन मेजरमेंट, जैसे कि ब्लड प्रेशर आप mmHg में आप ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, तो व्हाट इज mm ऑफ Hg, इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू क्या है। सेम आप बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, फिर आपके पल्स, TPR-BP के बारे में पूरा आपको पढ़ना है, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग द TPR-BP, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ आपके पास आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चंस MCQ या फिर ऐसे वैसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देन अल्टरेशंस ऑफ BP, अगर बढ़ गया, कम हुआ तो क्या होता है, कैसे हो सकता है, कैसे होता है। फेजेस ऑफ फीवर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी साउंड्स होते हैं, एब्नॉर्मलिटी होती है, वो उसके बारे में हमें समझना है, जो कि एनेट फिजियो में हमने ऑलरेडी वो क्वेश्चंस देखे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7, जहां पे ये क्वेश्चन इवन मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, केयर ऑफ रबर गुड्स, तो उस टाइम पे सिखाया नहीं गया था रबर गुड्स वगैरह, ये तो सिर्फ खत्म हो गया था, बट जैसे कैसे हमने लिखा था। देन ग्लासवेयर, शॉर्ट नोट ऑफ ऑन लिनिन, ये लिनिन एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट वाला यूनिट है, उसमें ये 3-4 ही क्वेश्चन, ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, रेयर आते हैं, बट जैसे कि ये केयर ऑफ रबर गुड्स, ग्लासवेयर, केयर ऑफ प्लास्टिक जो आपके हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो प्लास्टिक का कैसे आप यूज करोगे, शार्प आइटम्स जो होते हैं हॉस्पिटल में उसको आप कैसे केयर करोगे, आपके जो मेडिसिन वगैरह होता है, इन्वेंट्री है, उनका कैसे केयर करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इस यूनिट में से आपके लिए आएंगे, ठीक है। जैसे कि लिनिन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है एंड कैसे आप सारा मैनेज करोगे, मेंटेन करोगे, राइट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, 8वें यूनिट, इन्फेक्शन एंड एपिडेमियोलॉजी। इन्फेक्शन की डेफिनेशन, जो कि आपको जो 2 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है। देन एपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। इन्फेक्शन के टाइप्स एंड चेन अच्छे से समझ लो, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस, ये भी क्वेश्चंस में आया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो क्वेश्चन है ये है BMW,
यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसी का अगर हम सब पार्ट देखें तो फिर सिग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, हालांकि ये हैंड वॉशिंग वगैरह या फिर हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स ऐसे ज्यादा नहीं आए हैं, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर प्रोसीजर जो भी आती है तो उसमें मोस्टली एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में ही पूछा जाता है, बट यू नेवर नो, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक स्टेप्स पूछे जा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, या फिर हैंड हाइजीन के पर्पजेस, रैशनल या फिर आर्टिकल्स जैसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन डोनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपी किट, पहले तो पीपी किट के आपको पता होना चाहिए पीपी किट के कंपोनेंट्स, यानी कि पीपी किट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसमें भी स्टेप्स पता होने चाहिए कि आप जब पीपी किट पहनते हो तो पहले आप क्या पहनोगे, ठीक है, जब आप पीपी किट वियर करते हो तो वो स्टेप्स पता होने चाहिए, एंड पीपी किट निकालते हो तो उसके स्टेप्स भी आप पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं फॉर श्योर। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 कंफर्ट डिवाइसेस के ऊपर है। यहाँ पे तो आपको सारे कंफर्ट डिवाइसेस पता होने चाहिए जो कि हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, एंड उनका यूजेस क्या है, वाई पर्पस क्या है, रेशनल है जो हम बोलते हैं। सो कंफर्ट डिवाइसेस को डिफाइन करें एंड उनके टाइप्स। फिर इसके बाद पेन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन आता है, पेन मैनेजमेंट या फिर पेन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो पेन स्केल है, पेन स्केल जितने भी टाइप्स की आपको पढ़ाई गई है अच्छे से समझ लो, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसी टाइप में आ जाए तो आप लिख दो और पेन स्केल आप ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। देन थेराप्यूटिक पोजीशंस, जो भी पोजीशंस है, अलग अलग पोजीशंस है, सुपीरियर पोजीशन, इंफीरियर पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, सेमी फाउलर्स, जो भी पोजीशन आप नीचे पोजीशन, जो भी पोजीशन हमने पढ़े हैं, आप सिस्टर नैन्सी की बुक इसके लिए आप यूज कर सकते हो, तो वो बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वहां पे सारे पोजीशंस विद डायग्राम्स दिखाए गए हैं। देन स्टेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप, स्लीप भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्ट एंड स्लीप वाला पार्ट आता है, तो रेस्ट एंड स्लीप के ऊपर फैक्टर्स, उनके फैक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन पेन असेसमेंट, जिसमें आप यहाँ पे पेन स्केल जो है वो है। देन स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया वगैरह जो भी केसेस है, सो हो सकता है वो पर्टिकुलर टर्म्स ही आपको पूछा जाए एग्जाम में, एंड उन्हीं टर्म्स को आपको डिफाइन करना है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो लिखना है। सो इस यूनिट नंबर 9 में ये 6 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करिए, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 रिस्ट्रेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स भी पूछे गए हैं, यस, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स कि कितने प्रकार के रिस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड ऐसे पेशेंट जो कि रिस्ट्रेंट है, जिनको स्प्लिंट लगी हुई है, तो उनका आप केयर कैसे करोगे, वो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जब आप रिस्ट्रेंट्स वगैरह पढ़ते हो तो स्प्लिंट एंड वो भी पढ़ लीजिए। देन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस, फॉल रिस्क मैनेजमेंट, ये नया है बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस, राइट। सो इसमें से ये 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, तो एडमिशन प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर अच्छे से समझ लो, लामा क्या है, डामा क्या है, एडमिशन कब करते हैं, क्या करते हैं, उसके एडमिशन के टाइप पे, हॉस्पिटल जब एडमिशन टाइप करते हो क्या चीजें, प्रोसेस क्या होती है, कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ लो। सेम विद डिस्चार्ज। देन एमएलसी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि छूट जाता है, सिखाया नहीं जाता, या फिर ऐसे ही बोल दिया जाता नहीं, ऐसा होता है ना हॉस्पिटल में, तो उसको एमएलसी बोलते हैं, ये नहीं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके सिस्टर नैन्सी वाले बुक में भी आप पढ़ लो, ठीक है। तो वहां से जो पुरानी होते हैं, पुराने फॉर्मेट से, पैटर्न से, तो उसमें अच्छा इंफॉर्मेशन है एमएलसी के बारे में। देन डिस्चार्ज के बाद यूनिट का केयर कैसे करें, अब एडमिशन के पहले यूनिट कैसा रहेगा, डिस्चार्ज के बाद यूनिट कैसा रहेगा, वो केयर एंड ऑल, फिर सारे मटेरियल्स है, आपके इक्विपमेंट्स है, उसको आप कैसे केयर करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी समझ लो। देन ट्रांसफर प्रोसीजर एंड लामा डामा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा लामा डामा। ट्रांसफर प्रोसीजर में क्वेश्चन नहीं का आपको, सॉरी मैं अपने थोड़ा लैंग्वेज में चला गया तो वर्ड आया, ठीक है। ट्रांसफर प्रोसीजर में क्या है कि आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफर करते हो, उसके रीजंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो 4 या 5 ऐसे हाईलाइटेड रीजंस है जो आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, या फिर जो ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, इसलिए आप ट्रांसफर कर रहे हो। सेकंड थिंग, वो पेशेंट बोलता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे वहां पे जाना है, तो वो। थर्ड थिंग, वो यहाँ पे ट्रीट ही नहीं हो सकता है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है कि ट्रीट, मतलब वो हो सकता है ही में ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होगा एंड ही में डाई। सो दैट इज द रीजन आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऐसे 3-4 जो रीजन है, मेनली हाईलाइटेड रीजन, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सेम ये ट्रांसफर प्रोसीजर सेम इट गोज विथ रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आता है। देन एचएमआईएस, एचएमआईएस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्किप हो जाता है, ये टॉपिक एचएमआईएस वाला टॉपिक स्किप हो जाता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बहुत वास्ट है,
जितना हर एक यूनिट में पढ़ो उतना कम है, बट आपको अंडरस्टैंड होना करना इज द की, ताकि फिर आपका जो भी पोर्शन है सिलेबस है वो समझ आए। ठीक है, सो यूनिट नंबर 11 से ये है। नेक्स्ट यूनिट अगर हम देखें 12वां, रेंज ऑफ मोशन। आरओएम, सिर्फ आरओएम करके क्वेश्चन आते हैं, आरओएम करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तो आपको समझना है क्या रेंज ऑफ मोशन होता है, जो आप पूरा सर्कुलर मोशन, ये वो अडप्शन अडक्शन क्या है, ये सब कुछ एवरीथिंग इसमें आता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क के लिए भी, एज अ डेफिनेशन भी ये पूछा जा सकता है, या फिर 3 मार्क के लिए, 5 मार्क वगैरह जो होता है उसके लिए भी। केयर ऑफ पेशेंट विद इमोबिलिटी, आगे जैसे मैंने कहा था कि पेशेंट का लाइक एज अ नर्स आपका रोल क्या रहेगा अलग अलग सिचुएशंस में, और आप कैसे केयर करोगे अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, कॉन्शियस पेशेंट है, कोई इमोबाइल पेशेंट है, यानी कि वो हिल नहीं सकता है, इमोबिलिटी यानी कि वो जगह नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे पेशेंट्स का कैसे केयर करोगे। इमोबिलिटी का इफेक्ट मेजर सिस्टम्स में, अगर आप एक ही जगह पे स्थित हो, बेड रिडन हो, और फिर उसका अफेक्ट बॉडी के बाकी सिस्टम्स में, जैसे कि रीनल सिस्टम है, कंडक्ट आपका सीवीएस है, आपकी सीएनएस है, रेस्पिरेटरी है, फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इन सिस्टम्स पे इमोबिलिटी का क्या असर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। केयर ऑफ पेशेंट विद कास्ट, जो प्लास्टर कास्ट वगैरह लगाते हैं, तो उन पेशेंट्स का आप कैसे केयर करोगे। स्प्लिन्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कई बार, तो वो भी अच्छे से पढ़ लो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज, ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि स्किप होता है। पोस्चरल इमोबिलिटी एबनॉर्मलिटीज, जो लॉर्डोसिस वगैरह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं पे, सो वो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13, पेशेंट टीचिंग, इसके ऊपर ज्यादातर नहीं, हार्डली कुछ क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज पेशेंट टीचिंग, पेशेंट टीचिंग के बैरियर्स एंड गाइडलाइंस ऑफ टीचिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। पेशेंट को जो, फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन, इन शॉर्ट हेल्थ एजुकेशन, जो आप हेल्थ एजुकेशन देते हो, तो उसमें क्या बैरियर्स आते हैं, एंड अगर आप अलग अलग, जैसे कि आपके पेशेंट जरूर नहीं 10 साल का ही, 20 साल का ही हो, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पूरे एज ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार से क्या गाइडलाइंस है कि आप उनको जब टीचिंग दे रहे हो, सिखा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन, तो क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, वही चीज है। तो ये अगर समझ लिया तो बाकी 2 क्वेश्चंस भी आपको समझ आएंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग क्या है ना, समझ की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, ऑब्जर्वेशन करना और वो प्रैक्टिस करना, उसी से आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग थियोरेटिकल पार्ट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में लिखने के लिए हो जाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 14, फर्स्ट एड एंड प्रिंसिपल्स एंड गोल्डन रूल्स। व्हाट इज फर्स्ट एड पहले तो पता होना चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, आई थिंक इस बार पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद व्हाट इज शॉक, शॉक के टाइप्स, राइट, देन रीजंस या फिर कॉजेस फॉर शॉक, फिर वुंड, वुंड के टाइप्स, देन फर्स्ट एड इन बर्न्स, बर्न वाला पेशेंट है तो उसमें फर्स्ट एड आप कैसे दोगे, और बर्न का कैलकुलेशन फॉर्मूला भी आप याद रखो कि कैसे कैलकुलेट होता है, 9%, 18%, फिर ये 9, 9, 18, तो वो कैसे होता है पूरे अच्छे से समझ लो। अस्फेक्सिया में भी फर्स्ट एड केयर आप कैसे करोगे, फर्स्ट एड केयर इन द कंडीशन अस्फेक्सिया, जहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, कैसे आप फर्स्ट एड केयर दोगे। उसके बाद सीपीआर, फर्स्ट एड वाला यूनिट पे आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा वेटेज होगा या इतना ज्यादा वेटेज है, बट जो भी आएगा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आएगा, एंड इसीलिए हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद फ्रैक्चर के टाइप्स, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था, डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ो। हाउ टू ट्रीट फॉरेन बॉडी, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल अच्छे से पढ़ लेना, एक बार जस्ट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। एंड ओपन वुंड केयर, अगर ओपन वुंड है तो उसका केयर आप कैसे करोगे। इवन यहाँ पे अगर स्यूचर्स है तो स्यूचर्स के आप कैसे केयर करोगे, या फिर अगर पेशेंट मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे होगी, प्री ऑपरेटिव केयर कैसे होगी, वो है एक्चुअली ये अडल्ट हेल्थ नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल वाला पार्ट है थोड़ा सा, बट ठीक है, यहाँ पर भी ये चीजें है, केयर में सब कुछ आता है। नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ 2, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड, तो ये हुआ यहाँ तक 14th यूनिट तक आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, अब जाते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड की तरफ, जहां पे आई थिंक 16 यूनिट समथिंग है, यहाँ पे 16 है आई गेस।
ठीक है, देखते हैं। आई होप अभी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट की जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपने स्क्रीनशॉट किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, रुक रुक के देख देख के करिए। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे आपको कैसे लगे क्वेश्चंस और टॉपिक्स कैसे लगे, आपको हेल्प हो रहा है या नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड का फर्स्ट जो यूनिट है वो है हेल्थ असेसमेंट वगैरह। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स को आप बाय हार्ट करिए, इंस्पेक्शन वगैरह जो भी मेथड्स है अच्छे से समझ लीजिए। देन हेल्थ असेसमेंट एंड पर्पसेस एंड प्रोसेस, हेल्थ असेसमेंट कैसे की जाती है, उसका पर्पस क्या है और प्रोसेस क्या है, ये समझ लिए। हालांकि पर्पसेस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, प्रोसेस नहीं, बट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन हिट्सबर्ग्स टेस्ट या फिर रिफ्लेक्स टेस्ट, तो ये जो 2 मार्क वाला आता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। देन स्नेलन्स चार्ट, अगेन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में स्नेलन्स चार्ट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में ये 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। देन उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग, अगेन डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये नर्सिंग केयर प्लान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट एग्जाम के लिए नहीं, बट प्रैक्टिकल जब आप एज अ नर्स काम करते हो तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, नर्सिंग केयर प्लान बिल्ड करने में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड कॉम्पिटेंसीज, व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस, सारे नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स आपको पता है, राइट, तो उसको एक्सप्लेन करना है। डाटा कलेक्शन के टाइप्स एक्सप्लेन करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस डिफाइन करके एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं, बट नर्सिंग प्रोसेस, डाटा कलेक्शन, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 न्यूट्रिशन के बारे में है, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। देन थेराप्यूटिक डाइट, थेराप्यूटिक डाइट यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसका क्या डाइट रहेगा, अगर कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है तो उसका क्या आप करोगे, राइट। तो जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, उन कंडीशंस में इंडिविजुअल्स की डाइट क्या रहेगी वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो कि टाइप्स में आएगा, ठीक है। देन केयर ऑफ पेशेंट विथ डिस्फेजिया, जो कि अच्छे से खा नहीं पा रहा है, इट स्वेलोइंग डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, तो उस पेशेंट में आप क्या क्या केयर करोगे, क्या अल्टरनेटिव आप दोगे, तो उसमें कई सारे ओटॉमी है, राइट। तो व्हाट इज दोज ओटॉमीज, जैसे गैस्ट्रोटॉमी है, ये टॉमी है, वो टॉमी है, कोलोस्टॉमी है, तो सारे ओटॉमीज एंड उनकी केयर, अगर वो पर्टिकुलर सर्जरीज की है, फॉर एग्जांपल ट्रकियोस्टॉमी किया है तो उसकी केयर आप कैसे करोगे, सो वो भी आप समझ लेना, ठीक है। देन एंटरल फीडिंग, देखो पेशेंट डिस्फेजिया है, खाना नहीं खा रहा है, एंटरल फीडिंग हो रही है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरल फीडिंग, पर्पस ऑफ एंटरल फीडिंग एंड कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, कितना किया जाता है, वो समझ के पेपर में लिखना है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट इन डिफरेंट वार्ड्स, अभी क्या है यहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स बेसिक अगर मैं बोलूँ तो जो डेली जो अलाउड डाइट है जो है, मतलब रेगुलर, व्हाट डू वी से, फॉर एग्जांपल प्रोटीन दिन में कितना बॉडी में कंज्यूम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, देन उसके बाद फैट्स जो है कितने, ये सब कुछ, कैल्शियम है वगैरह, जो भी मिनरल्स वगैरह है वो न्यूट्रिशनल नीड्स में आएंगे, तो ये नहीं सेपरेट में बोल रहा हूँ। तो वो जो नंबर्स है ना वो अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, बाय हार्ट कर लो, वो तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर हर एक डिफरेंट वार्ड्स में क्या न्यूट्रिशनल नीड रहेगी, अगर ऑर्थोपेडिक वाला पेशेंट है उसकी न्यूट्रिशनल नीड क्या रहेगी, अगर साइकेट्री वाला पेशेंट है उसकी नीड क्या रहेगी, गायनेकोलॉजी वाला पेशेंट है उसकी नीड क्या रहेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट फोर्थ जो कि बेड बाथ है, टाइप्स ऑफ बेड बाथ। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर अल्सर्स या फिर प्रेशर सोर्स एंड उनके स्टेजेस। फिर हेयर केयर, पेरिनियल केयर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन केयर्स में, एक केयर अगर आप समझ लो तो बाकी सारे केयर्स, ये बेसिकली हाइजीन वाला यूनिट है तो सब कुछ आ जाएगा। देन ओरल केयर, ठीक है, ओरल केयर ऑफ कॉन्शियस पेशेंट, नॉन कॉन्शियस पेशेंट। देन ब्रेडन स्केल, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रेशर अल्सर्स या फिर प्रेशर सोर्स होते हैं उनका केयर आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले से ही यहाँ पे 2 स्टार लगा लिए है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। देन केयर ऑफ आई नोज, आईज नोज ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन केयर ऑफ डेंचर्स, ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। सो हाइजीन वाले पार्ट में, हाइजीन वाले यूनिट में ये सारे क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, एलिमिनेशन नीड्स वगैरह के रिलेटेड ये यूनिट है। तो व्हाट इज बॉवेल बॉवेल एलिमिनेशन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, टाइप्स वगैरह ये वो चीज है।
देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग यूरिनेशन, तो या फिर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन नहीं सॉरी मिक्चुरेशन अलग है, यूरिनेशन अलग है, इतना भी डिफरेंस नहीं, देयर इज एकदम स्लाइट डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देन यूरिन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, वो अच्छे से पढ़ लो, एंड अलग अलग कलर अगर यूरिन के आते हैं वो पढ़ लो कि यूरिन का कलर अगर बहुत डार्क येलो है तो व्हाट डज इट मीन एंड ऑल, सो पढ़ लो अच्छे से। कॉमन अल्टरेशंस इन यूरिन, वही चीज जो अभी मैं बोल रहा था कलर एंड ऑल, तो वो यहाँ पे आएगा। कैथेटराइजेशन प्रोसेस एंड एनीमा, एनीमा के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने, टाइप्स ऑफ एनीमा क्वेश्चन आते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, एंडोस्कोप प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करें, स्पूटम कल्चर को एक्सप्लेन करें। यहाँ पे बेसिकली ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वाला यूनिट है, तो यहाँ पे स्पूटम कल्चर, यूरिन एनालिसिस, नर्सेस रोल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो अगर जैसे मैंने कहा अलग अलग सिचुएशंस में नर्सेस का क्या रोल रहेगा, अगर आप सीटी स्कैन करने के लिए पेशेंट को ले जा रहे हो तो वहां पे नर्स का क्या रोल रहेगा, अगर आप एक्सरेज के लिए ले जा रहे हो तो वहां पे नर्स का क्या रोल रहेगा। सो बेसिकली हर एक सिचुएशन में आप खुद को डाल दो, वहां पे आप एज अ नर्स क्या करोगे या फिर आपको क्या करना चाहिए वो समझ लो, एक बार रीड करो एंड फिर आपको अपने आप समझ आएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। जस्ट उसको एक पॉइंट लिखो और आगे से लिखना हाईलाइट करके अच्छे से स्टार्ट करो, पॉइंट्स को हाईलाइट करो और आगे लिखना स्टार्ट करो, पॉइंट को हाईलाइट करो आगे लिखना स्टार्ट करो, मार्क्स अच्छे से डेफिनेटली मिल जाएगा। यूनिट नंबर 7, अल्टरेशंस इन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, सॉरी हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली यूनिट है। अगर रेस्पिरेटरी फंक्शंस में अल्टरेशंस आते हैं तो वो जो टर्म्स है वो आपको पता अगर होगे तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन रोल ऑफ नर्स इन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, जो ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो आप, वो जो प्रोसेस है उसमें नर्स का क्या रोल रहेगा। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, जो डिवाइसेस होते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसीजर में जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, वो डिवाइसेस यहाँ पे एनलिस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आते हैं ना, 3 मार्क वाला या फिर 5 मार्क वाला, वहां पे। देन हाउ सक्शनिंग इज डन, एक्सप्लेन हाउ सक्शन इज डन, सक्शनिंग की प्रोसीजर। वाटर बॉटल सक्शनिंग, वो एक जो अलग अलग टाइप से, वो भी यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लो, समझ मतलब एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेबुलाइजेशन प्रोसीजर, another important question. Then postural drainage, ड्रेनेजेस के टाइप, जो पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज, ठीक है, ये भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। एक समझ लिया, दूसरा भी रिलेटेड ही है, समझ आएगा बेसिक क्या पर्पस क्या है। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, फ्लूइड इम्बैलेंसेस। अगर फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सोडियम है, सॉरी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी फ्लूइड्स जो है वो अगर इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लूइड इम्बैलेंस या फिर फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस या फिर रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, सॉरी रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी आप पढ़ लो। नेक्स्ट बीटी, बीटी यानी कि जो बीटी आप सुनते हैं वो बीटी नहीं, बीटी यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। देन फैक्टर्स ऑफ ये, यस फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। देन एसिड बेस इंबैलेंस के ऊपर भी आपको नोट, शॉर्ट नोट आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नहीं, बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी, अगर आप आईवी थेरेपी दे रहे हो, इंट्रावेनस थेरेपी दे रहे हो, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। देन ये 2 साइंस जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से पढ़ लो। ट्रोसोस साइन एंड चोस्टेक्स साइंस, साइन है चोस्टेक्स साइन, ट्रोसोस साइन, ठीक है, जो भी होगा स्पेलिंग पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो और आपके बुक में है, अच्छे से समझ लेना क्या साइंस है, कैसे साइंस है। उसके बाद रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, समझ लो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी एंड आईएम, आईवी अगर आप दे रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आईएम दे रहे हो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपने दिए है, प्रैक्टिकली किया है, समझ आएगा। प्रैक्टिकली किया मतलब हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में क्या ही प्रैक्टिकल मिला होगा आपका, बट अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा यू विल नो। मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे जब आप मेडिसिन दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे जो पेशेंट के 5 राइट्स है ना, 5 राइट्स, तो वो भी राइट्स ऑफ पेशेंट, तो उसको भी आप पढ़ लेना। देन प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिकली यहाँ पे राइट्स आएंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे राइट्स आएंगे।
फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन, मेडिसिन जो आप देते हो अलग अलग फॉर्म्स में है। देन ड्रग डोज कैलकुलेशन, जो फॉर्मूले है, जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी आपको पता है, यहाँ पे समझ लो फॉर्मूला एक तो समझ लो, एंड अगर ये 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है देन पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसरी नीड्स। What are the factors that affect the sensory needs? सेंसरी मतलब पूरे सेंसरी ऑर्गन्स रिलेटेड। देन एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो एज अ नर्स आप क्या करोगे, उस पेशेंट को कैसे केयर दोगे या फिर कैसे मैनेज करोगे। तो अगर आप ये यूनिट अच्छे से पढ़ो ना तो कई सारे सिचुएशंस है, ये और भी पिछले एक दो और आगे के एक दो, तो सब कुछ डिफरेंट कंडीशंस के साथ है, समझ आएगा। केयर ऑफ पेशेंट विद इंपेयर्ड टैक्टाइल सेंसेशंस, जिसको टच सेंस ही नहीं होता, यहाँ पे टच किया उसको सेंस ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का आप कैसे केयर करोगे। देन इंपेयर्ड ओल्फैक्शन मतलब स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जिसको स्मेल ही नहीं समझता है, तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे केयर करोगे। एंड ग्लासगो कोमा स्केल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लासगो कोमा स्केल अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने 2 या 3 साल पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले हमने वीडियो डाला है, ग्लासगो कोमा स्केल को एक्सप्लेन किया है, समझ लीजिए आप वहां पे। यस, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जस्ट सर्च करिए ग्लासगो कोमा स्केल आशीष गायकवाड़, आपको वो वीडियो आ जाएगा, मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, वेट, हाँ 10 हुआ, 11वां यूनिट, यूनिट नंबर 11, ग्रीवेंसेस एंड लॉस वाला यूनिट है। व्हाट इज ग्रीफ, व्हाट इज लॉस, और उसके टाइप्स पढ़ लो। ये एसएक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ग्रीफ एंड लॉस या फिर ग्रीवेंसेस एंड लॉस, ये एज एन एसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। डेथ एंड इट्स साइंस ऑफ डेथ या फिर साइंस ऑफ डेथ, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हॉस्पिस केयर, ये क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट आंसर है उसमें भी आपको मिलता है, देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैलिएटिव केयर भी इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यू टर्म है यूथैनेशिया, यूथैनेशिया रिलेटेड टू सेम डेथ एंड ऑल है, तो क्या है ये टर्म, देख लो समझ लो, राइट। अभी टाइम नहीं है समझाने में, बट जो 2 मार्क 3 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आपके ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ यूनिट नंबर 12, डिफाइन सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट के बारे में है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कंसेप्ट थेरेपी, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ पर्सन। ये बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नीड्स, पेशेंट के साइकोलॉजिकल या फिर एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं, तो थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पे अप्लाई होती है, राइट। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको मतलब ज्यादा वेटेज ये नहीं कैरी करता है, बट सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी अगर आप समझ लिए फिर बाकी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13वां, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी, ये न्यू एडेड है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सेक्सुअल हेल्थ इन डिटेल, ये क्वेश्चन आ सकता है। मिसकंसेप्शन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़िए। सेक्सुअल राइट्स, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। एंड नोट ऑन बीएससीबी यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हालांकि ये आपको आगे इन डिटेल पढ़ना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आई डोंट नो वेदर आपको ये पढ़ाया गया है या नहीं, बट इसके अभी क्वेश्चन में पेपर में आने के चांसेस कम है। बट अगेन सेक्सुअल राइट्स एंड सेक्सुअल हेल्थ इन डिटेल, इसके बारे में शायद पूछा जा सकता है। अच्छे से एक बार एक टॉपिक समझ लिया तो बाकी टॉपिक समझने में या फिर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी अगर वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 14, डिफाइन स्ट्रेस। अब ये साइकोलॉजी में हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस, साइकिल, वो क्वेश्चन, व्हाट इज कोपिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोलॉजी में है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, व्हाट इज क्राइसिस एंड हाउ विल यू मैनेज क्राइसिस, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन ह्यूमन बॉडी, स्ट्रेस का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, बहुत इजी है, एक बार आप बुक की मतलब थ्योरेटिकल वे में समझ लो एंड प्रैक्टिकल वे में जो आपको पता है वो कोरिलेट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में आपको एग्जाम में अगर आता है तो वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट नंबर 15, स्पिरिचुअलिटी, ये न्यूली एडेड है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्रांस कल्चरल नर्सिंग, हाँ ये शायद हो सकता है पॉइंट। देन कल्चरल कॉम्पिटेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में जो ये कॉम्पिटेंसीज है कल्चर रिगार्डिंग, तो क्या हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाय पैलिएटिव केयर पेशेंट्स, जो पैलिएटिव केयर पे है
तो उनके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो ये 1 2 3 क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। बाकी अगर आप पूरा एज अ कंसेप्ट समझ लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यूनिट अगर हम बात करें 16, आई थिंक ये लास्ट यूनिट है। होलिस्टिक हेल्थ मॉडल पढ़ लेना अच्छे से। होलिस्टिक केयर अगर आपको पता है, समझ में आता है ये कंसेप्ट व्हाट इज होलिस्टिक केयर, तो होलिस्टिक हेल्थ मॉडल समझ में आएगा। हेल्थ बिलीफ ये बेसिकली पूरा मॉडल वाला ही है। नाइटिंगेल्स थ्योरी, डिओरम्स थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग थ्योरीज के टाइप इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये। आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है। मेटा पैराडिगम, कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के जो कंसेप्ट है वो समझना, एंड थ्योरीज का नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या यूज होता है वो भी एक बार अच्छे से समझ लेना। एंड आई थिंक दैट्स इट, यही है। तो अभी इस वीडियो में जो कि काफी लंबा हुआ है, हमने ट्राई किया है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, ट्राई नहीं हमने दे ही दिया है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपके लिए हमने दे रखे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस रेफर करते हो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी पता नहीं होता है एज अ स्टूडेंट की कैसे क्वेश्चंस। आप पहले के जो अगर क्वेश्चन पेपर से आपने देखे होंगे तो वो भी रेफर करिए एंड ये क्वेश्चंस भी रेफर करिए। इसमें क्या होगा कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो छूट जाते हैं, स्किप होते हैं, आपको लगता है नहीं, बट ये उसमें इस क्वेश्चंस में अगर इंक्लूडेड है तो वो आप पढ़ लीजिए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि या फिर क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा है या फिर आपके टीचर्स ने दिया है तो वो भी पढ़ ले। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कैसे भी तरीके से हेल्प हुई है, चाहे 1% की भी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना ही करना है। कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है या फिर इसमें और ऐड ऑन होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आगे स्टूडेंट्स के लिए भी वो हेल्पफुल लगे। या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर लगता है कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो, स्टडी में थोड़ा सपोर्ट मिले कि ये टॉपिक्स करने हैं भाई। अगर अभी तक स्टडी किया नहीं तो क्या स्टडी करे, तो एटलीस्ट ये तो स्टडी करो ताकि चांसेस बनेंगे पासिंग के, एटलीस्ट पासिंग के। ऐसा नहीं है कि यही करो तो टॉपर, नहीं, बहुत चीजें करनी पड़ती है टू बी अ टॉपर। इतना इजी नहीं है पूरा स्कोर करना। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल पे वीडियोस है कैसे लिखना है, अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो कैसे लिखना है उसके रिलेटेड वीडियो है, स्टडी प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियो है। एंड एक और वीडियो हम ट्राई करेंगे आपके एग्जाम के पहले हम अपलोड करें, जिसमें मैं जो 2 3 चीजें यूज करता था या फिर 2 3 चीजें जो मेरी हैबिट्स थी जो जिसने मुझे हेल्प किया एग्जाम को पास करने में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो के थ्रू। विल ट्राई। सो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, आशीष गायकवाड यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको मैं हेल्प कर लूंगा। उसके बाद आप हमारे साथ अगर ऑन कॉल बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके कॉल बुक कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपकी जो भी डाउट है वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सो फोन भी आ गया है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।